लोकमंच वक्ता लाइव के तमाम सम्मानीय सदस्यों तथा दर्शकों को बादब, प्रणाम, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से लोकमंच वक्ता लाइव अपने दर्शकों को विभिन्न मुद्दों जैसा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 कृषि बिल के प्रश्न हो या फिर सहकार जगत से जुड़े कुछ मुद्दे हो या फिर धार्मिक आयोजन से दर्शकों को आध्यात्मिक लाभ पाने का विषय हो, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे देश का सबसे बड़ा तबका राजनीतिक आरक्षण को लेकर प्रभावित हो रहा है। आज मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए घनघोर गुर्बत के अंधेरे में तालीम की रोशनी में अपनी कामयाबी की तहरीर लिखी है। वे विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहे लेकिन तनिक अपना धैर्य व साहस कम नहीं होने दिया। मृदु स्वभाव, शालीन वाणी, साधारण जीवन शैली और हंसमुख स्वभाव के धनी डॉक्टर बबन राव जी, भावराव जी ताईवाड़े ये तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज के सभी वर्गों में आपका नाम बड़े इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। तो आइए मैं उन्हीं से अब आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जिसे शिक्षा जगत में न सिर्फ गुरुजी के नाम से जाना जाता है बल्कि साकार जगत में भी आप अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साकार जगत से जुड़ने के पीछे उनका तात्पर्य है कि गरीबों में, आर्थिक पीड़ितों में आर्थिक क्रांति बरपाना। चूंकि वे गरीबी के मरहले से वे गुजर चुके हैं, गरीबी क्या होती है वो बखूबी इससे वाकिफ है। इसके अलावा ताईवाड़े सर राजनीति के एवं सामाजिक क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। वे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सर्वे सर्वा होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें राज्य पिछड़वर्ग आयोग का सम्मानित सदस्य नियुक्त किया है। साथ ही वे महाज्योति के संचालक भी है। तो ताईवाड़े सर, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि पिछले दिनों 26 जनवरी को जबकि यहाँ छत्रपति साहू महाराज का जन्मदिन था, जिसको आरक्षण का प्रणेता भी माना जाता है, उसी दिन पक्ष और विपक्ष ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन किया है। आपका इस आरक्षण के बारे में क्या राय है? ये देखिए कि इस देश में ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं वो 1994 से इस महाराष्ट्र में 27% आरक्षण मिल रहा था। अब तक चल रहा था। 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो जजमेंट के हिसाब से कहा गया था कि ओबीसी सबवर्ग को पॉलिटिकल आरक्षण जो दे रहे हैं वह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर भी 2010 से सारे देश में चुनाव चल रहे थे। ओबीसी को कहीं 33%, कहीं 27%, जहाँ जहाँ वहाँ वैसा आरक्षण चल रहा था। लेकिन अभी एक 2018 में किशन गौली नामक व्यक्ति फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और अपने नागपुर, वाशिम ऐसी जो 5 जिला परिषदें महाराष्ट्र में लगी थी उसमें जो आरक्षण दिया गया था
वो कोर्ट में उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये 50% आरक्षण से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये आरक्षण कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनके जजमेंट के अधीन रहकर चुनाव लेने के लिए कहा था इस 5 जिला परिषद में, और अभी 4 मार्च 2021 को उनका फाइनल जजमेंट आया। वो जजमेंट में यही कहा गया कि एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर ये दिया हुआ रिजर्वेशन 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने ये जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है कहीं मैंने 27%, ये हम खारिज करते हैं और टोटल रिजर्वेशन ये 50% के नीचे होना चाहिए। एससी और एसटी को संविधान के कलम 243 के अनुसार पूरे देश में लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत कहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देना है। तो जहाँ भी ये सारी लोकल गवर्नमेंट में एससी और एसटी का टोटल पॉपुलेशन 25% के ऊपर जाता है और ओबीसी को अगर 27% देते हैं तो नेचुरली वो 50% के ऊपर जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये टोटल रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि ये जो लड़ाई जो है ओबीसी समाज को आरक्षण देने की, ये केवल राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देने की बात है, या फिर एजुकेशन में और तुम्हारा ये नौकरी पेशे जो है रहता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी चल रही है लड़ाई? नहीं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो हमें 27% आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उसको धक्का नहीं लगा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया उन्होंने कि आप एक डेडिकेटेड कमीशन बिठाइए, उस कमीशन के माध्यम से आप एम्पिरिकल डाटा गोला कीजिए और डाटा कलेक्ट करने के बाद में फिर हमें बताइए कि ओबीसी को हमने कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन फिर भी वहाँ पे लेकिन है वही कि टोटल रिजर्वेशन ही ये 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी अब ये डेडिकेटेड कमीशन का काम क्या रहने वाला है कि एससी और एसटी को कितना रिजर्वेशन जा रहा है, टोटल रिजर्वेशन का 50%, टोटल जगह का 50% कितना हो रहा है, बचा हुआ ओबीसी को दो, इतना ही रिकमेंड कर सकते हैं। मानना नहीं मानना ये सुप्रीम कोर्ट का बात रहेगा। यानी आखिर में होने वाला क्या है, आखिर में यह होने वाला है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने वाला नहीं है। कहीं 10% मिलेगा, कहीं 12% मिलेगा, कहीं 15% मिलेगा, एक आध जगह 27% मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह ये रिजर्वेशन 27% रहने वाला नहीं है। और इसलिए अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने से पूरे भारत देश में लागू होने वाला है। आने वाले जितने भी लोकल गवर्नमेंट के चुनाव रहेंगे वो सारे जगह गवर्नमेंट को अभी दिक्कत जाएगी कि अगर उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन नहीं बिठाया, उन्होंने एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट नहीं किया और 50% के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, तो इस केस का आधार लेकर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हर जगह इलेक्शन कैंसिल होते रहेंगे। तो सर, मुद्दा ये है कि इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसको सूद लेते हुए राजनीतिक आरक्षण ओबीसी को देने के लिए ये कहा था और उन्होंने करा भी था इसके बारे में, जिसको राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला था। लेकिन माननीय नरसिम्हा राव जी ने सन 1992 में इसको पूर्णतः राज्यसभा में पास हुआ था और दिया था, लेकिन फिर ये दिक्कत की बारी इसमें, यानी कौन बीच में कौन आड़े आ रहा, क्या ऐसे क्या है? नहीं, दिक्कत ये आ रही कि जब ओबीसी को 92 में रिजर्वेशन लागू हुआ सबरवाल केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए और इसीलिए एससी को अपने देश में 15% रिजर्वेशन था, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन था। 50 में से 22.5 अगर गए, बचे थे 27.5, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। लेकिन ये जो 27% आरक्षण है ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में था, वो फार्मूला पॉलिटिकल रिजर्वेशन में नहीं था। लेकिन अब यूं कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वही फार्मूला पॉलिटिकल रिजर्वेशन में लागू किया और इसलिए अभी वो कहते कि 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गलत यही हो गया है कि उस वक़्त
जो संविधान के कलम 243 के मुताबिक हमें रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है या डिक्लेयर किया, उसमें ये क्लियर कट होना चाहिए कि 27% रिजर्वेशन टू दी ओबीसी। और इसलिए अभी केंद्र सरकार की यही ज़्यादा जवाबदारी है कि 243D(T) का सबसेक्शन 6 में अमेंडमेंट करके जहाँ एससी एसटी को पॉपुलेशन के रेशियो में देना है, वहीं पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। ये अगर प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 243 सेक्शन में, तो सारे देश के ओबीसी को 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सकता है। नहीं, जैसा कि अभी कह रहे हैं कि ये जो काम जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन हमारे सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये तो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरासर जो इसका दोष का जो ठिकरा है, इसका जो है वो राज्य सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं क्या कहा आपको कि राज्य सरकार को जो निर्देश दिए हैं, वो निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार अपनी जवाबदारी पूरी करेगी, लेकिन 27% आरक्षण मिलने वाला नहीं है। मैं ये जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि टोटल रिजर्वेशन इट शुड नॉट एक्सीड 50% एससी एसटी प्लस ओबीसी। तो जहाँ जहाँ पर एससी एसटी का पॉपुलेशन ये 25%, 23% के ऊपर है, कहीं 30% है, क्या 32 है, क्या 35 है, तो वहाँ 15, 10, 12 इतना ही मिलेगा ना ओबीसी को, क्या 27% नहीं मिलने वाला। इसलिए हम ये कहते हैं कि सारा ओबीसी वर्ग इस देश का माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता है कि आप संविधान के कलम 243 को अमेंड करके ओबीसी को 27% आरक्षण पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का प्रावधान उस 43 में करके सारे भारत के 52% ओबीसी लोगों को न्याय दिलाए। क्या कि एक राज्य सरकार करेगा, अभी हर राज्य सरकार करेगी, लेकिन हमको 27% नहीं मिलने वाला। हमें अगर 27% देना है तो ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है, और उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट करके हमारा न्याय हमको देना चाहिए। अच्छा सर, ये है कि इसके बारे में आपकी और क्या रूपरेखा है? कोई आंदोलन करना है कुछ बड़े इस फ्यूचर में, या कुछ निवेदन देना है प्रधानमंत्री को, ऐसा क्या रूपरेखा तय करी होंगी आपने? नहीं, हमने तो ऑलरेडी 24 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री को भी निवेदन भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री को भी निवेदन भेजा है। मुख्यमंत्री ने क्या करना चाहिए उनको कहा था, प्रधानमंत्री ने क्या करना चाहिए वो उनको कहा था। हम देख रहे हैं, अभी सरकार ने तो डेडिकेटेड कमीशन घोषित कर दिया है, वो डेडिकेटेड कमीशन अपना काम करेगा, लेकिन वो करने के बाद में हमें जो न्याय चाहिए 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग अभी प्रधानमंत्री से फिर मिलने की कोशिश करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट मांगेंगे और हमारी मांग रखेंगे कि ये 52% ओबीसी को अगर सही में न्याय देना है तो संविधान के कलम 243 में अमेंडमेंट कर हमें हमारा न्याय दीजिए। अच्छा सर, ये बताइए, जो महाराष्ट्र में जो मुद्दा चल रहा है, अभी एक लीक से हट के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मराठा आरक्षण की भी जो बात करी है, उसमें कुछ ये भी बोल रही सरकार के आने उसको ओबीसी कोटे में दिया जाए, तो यहाँ तक कि ओबीसी समाज जो है, आपका जैसा ओबीसी महासंघ जो है, इससे सहमत है क्या? हम तो पहले से सहमत नहीं, हम तो पहले से कह रहे कि मराठा कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दो, हम उसके विरोध में नहीं, लेकिन ओबीसी में से नहीं। आप पहले ही ये 52% ओबीसी को सिर्फ 27% केंद्र में और महाराष्ट्र में 19% आरक्षण है। अभी इतना बड़ा मराठा समुदाय अगर उसमें इंक्लूड गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके फेवर में हम हैं, लेकिन ओबीसी में रिजर्वेशन देना चाहिए, इसके अगेंस्ट में हम लोग पहले से झगड़ रहे, आगे भी झगड़ते रहेंगे। अच्छा सर, ये आप कितने दिन से ओबीसी समाज में काम कर रहे हो, ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, उनको संवैधानिक उनका अधिकार दिलवाने, कितने दिनों से जुड़े? मैं तो 1988 से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2016 से उसको व्यापक बड़े पैमाने पे हमने स्टार्ट किया। 16 में नागपुर में हमने पहला अधिवेशन लिए थे, 17 में दिल्ली में लिए थे, 18 में बम्बई में लिए थे, 19 में हैदराबाद में अधिवेशन लेके हमारे जो ओबीसी समाज की राज्य से सरकार से समस्याएं है और केंद्र सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ये दोनों समस्याएं हम दोनों सरकार के सामने साल भर कंटिन्यूअस रखते हैं और वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए सर, एक मेरा सवाल ये है कि आप काफ़ी गुर्बत के थपेड़ों से जूझते हुए यहाँ तक के तरक्की के पायदान पे पहुँचे हैं, यहाँ पे शिक्षा जगत में आपने उच्च पद तक भी पहुँचा है, तो आपको सरकार ने महाज्योति का जो भार जो सौंपा है, इसके तहत आप ओबीसी समाज के जो बच्चे जो है उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, महाज्योति का काम है ओबीसी संवर्ग के बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने का। तो इसके माध्यम से अभी हम लोग
जो बच्चे ओबीसी के 10वीं क्लास पास हो जाते हैं और जिन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने की रुचि है, वो बच्चों को जेईई और नीट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण हम 2 साल का दे रहे हैं और उसके माध्यम से लड़के जेईई नीट का परीक्षा पास होकर इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे। हम लोग एमपीएससी यूपीएससी के परीक्षा जो देना चाहते हैं, ऐसे एमपीएससी के लिए 2000 बच्चों को और यूपीएससी के लिए 1000 बच्चों को प्रशिक्षण की योजना हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 40,000 बच्चों को, जिसको हम स्किल प्रोग्राम बोलते हैं, वो प्रशिक्षण अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग पायलट बनाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले हैं और बहुत सारे जैसे पीएचडी है, एमफिल है, ये जो बच्चे करना चाहते हैं उनको हम लोग फेलोशिप देने वाले हैं। किसानों के लिए कुछ योजनाएं हैं, बाकी अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए भी और योजनाएं। ये सारी योजनाएं देकर ओबीसी बच्चों को नौकरी में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मदद करना, ये महाज्योति का काम है। अच्छा, हम पूरे राज्य की बात नहीं करेंगे, नागपुर की बात करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं इसका जो लाभ ले रहे हैं? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि महाज्योति स्टार्ट हो की अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो पहली स्कीम हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, तो अभी आगे आगे पता चलेगा कि कितने बच्चों को एग्जैक्ट हुई है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इसमें? अच्छा, इसमें क्या बच्चों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है क्या सर? नहीं, स्टाइपेंड नहीं, स्टाइपेंड हम लोग सिर्फ पीएचडी और एमफिल वाले बच्चों को देते हैं। यूपीएससी के लिए अभी जो मेन बच्चे के उनको 25,000 रुपये की मदद हम लोगों ने की है। आगे आगे इसका भी ये देखेंगे, लेकिन पूरा ट्रेनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बुक्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लैपटॉप देने वाले हैं, बाद में उनको जो ये रहता है नेटवर्किंग का, वो भी हम लोग देने वाले हैं, ताकि रूरल के मैक्सिमम हमारा ये जो फोकस है वो रूरल एरिया पे रहने वाला है। 50% बच्चे सिटी के रहेंगे और 50% बच्चे रूरल के रहेंगे, तो ये रूरल के बच्चों को ये सारी फैसिलिटी महाज्योति के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे देश में फैला है कि सिर्फ महाराष्ट्र एक सूबे में ये काम कर रहा है? पूरे देश में है, हमारे दिल्ली में है, गोवा में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, हर जगह हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये थे डॉक्टर बबन राव भावराव जी तायवाड़े जी, जो ओबीसी आरक्षण पे जो अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे। लोकमंच वक्तालाई से हमारे दर्शकों को बता रहे थे। उनका साफ ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार अगर अमेंडमेंट करती है आर्टिकल 243 में, तो ओबीसी समाज को, इस देश के सबसे बड़े सूबे 52% ओबीसी समाज को न्याय मिल सकता है। तो ये थे मेरे साथ बबन राव जी तायवाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपको लोकमंच वक्ता लाइव से जुड़ने का। अब मैं अपने कैमरामैन के साथ, मैं सैयद मुजीब, आपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय ओबीसी।